नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विजन ऑल एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज इन्वायरमेंट के 50 क्वेश्चन लेके आए हैं। इसकी एक क्लास हो चुकी है, ये इसकी दूसरी क्लास है। ये सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन एक भारत का बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट नहीं है? ये पूछ रहा है, नहीं है। तो हिमालय है, उत्तर पूर्वी भारत है, पश्चिमी घाट है। तो इसका आंसर क्या हो गया? ये, यानी क्या नहीं, विंध्यन। आपको बता दें हॉट स्पॉट के बारे में। हॉट स्पॉट की कुछ कंडीशन हैं। जैसे कंडीशन एक है कि 1500 स्थानिक रक्तवाही पौधे होने चाहिए, यानी जो जीवित हों, जिनमें एक तरह से वृद्धि हो रही हो, वो कितने 1500 पौधे होने चाहिए। दूसरा होना चाहिए विश्व का 0.5% प्लांट रहने चाहिए। कितने? 0.5% प्लांट होनी चाहिए। तीसरा है कि 70%, कितना? 70% प्राकृतिक आवास पर विनाश, यानी विनाश हो चुका हो या उस पर संकटग्रस्त हो, यानी उस पर संकट हो। तो ये हैं 3 हॉटस्पॉट की कंडीशन है। नंबर 1, 1500 रक्तवाही पौधे स्थानिक, लोकल, और विश्व का 0.5% प्लांट, और 70% प्राकृतिक आवास का विनाश। तो ये तो हो गई कंडीशन। आपको बता दूं कि जो भारत में कितने 4 हॉटस्पॉट है। कितने? 4। एक है पश्चिमी घाट। कौन सा है? पश्चिमी घाट। और दूसरा है पूर्वी हिमालय। कौन सा है? पूर्वी हिमालय। और तीसरा है दोस्तों भारत म्यांमार क्षेत्र। कौन सा है? भारत म्यांमार क्षेत्र। भारत म्यांमार क्षेत्र। और चौथा है सुंडालैंड। कौन सा है? सुंडालैंड। ये हैं 4 हॉटस्पॉट। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक भारत में जैव विविधता का हॉटस्पॉट नहीं है? क्या नहीं है? हॉटस्पॉट नहीं है। भारत म्यांमार क्षेत्र है और लक्षद्वीप, यानी है, तो इस पर का आंसर यही हो गया। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो वो पाई जाती है पश्चिम घाट की पश्चिमी ओर। कहाँ? पश्चिम घाट की पश्चिमी ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जो घटनाएं हैं उनका कालक्रम लगाना है। तो कालक्रम लगाने के लिए जो प्रोजेक्ट हाथी है वो आया था कब? 1992 में। जैव विविधता अधिनियम आया था 2002 में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया था 1972 में। प्रोजेक्ट टाइगर आया था 1973 में। तो ये लग गया। तो सबसे पहले ये, फिर उसके बाद ये और ये, तो इसका आंसर ये हो गया। ये आजकल एग्जामों में बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है कालक्रम, तो कृपया इसको देख लें। अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। भारत में जैव विविधता अधिनियम कब आया? तो वो आया था वर्ष 2002 में। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण के संदर्भ में भारत में पाए जाने वाले हॉटस्पॉट अभी आपको बताया था, तो इसका आंसर ये हो गया, पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट। आगे बात कर लें। ये जो सीरीज़ है दोस्तों, ये सीरीज़ सभी एग्ज़ामों के लिए, कितने? सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण है। ये क्लास नंबर 2 है और इसमें टॉप 50 क्वेश्चन को हम करेंगे डिस्कस। ये एनवायरनमेंट की है। ये एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, जीडी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सबके लिए महत्वपूर्ण है। चाहे वो यूपी पुलिस, यूपीएसआई हो, यूपीएससी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, लेखपाल का, बीडीओ का, पैट का, सारे एग्ज़ाम के लिए ये इम्पोर्टेंट है। आगे बात करें, ये रेलवे के सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, बैंकिंग के लिए, टीचिंग के लिए। ये ऑल स्टेट, अगर आप किसी भी स्टेट का पीसीएस एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो प्री तक, ये बहुत अच्छी है क्लास। जहाँ तक है सारे क्वेश्चन यहीं से आएंगे। मैं इसमें लगभग 35,000 क्वेश्चन कराने की कोशिश करूँगा। कितने? 35,000। ये एक तरह से खलनायक सीरीज है। तो कितने? 35,000 क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मानव जैव विविधता संरक्षण यानी आरक्षित क्षेत्र यानी बायोस्फीयर रिजर्व भारत के किस में? असम में। तो मानस कहाँ है? असम में। अगला, रामसर सम्मेलन
रामसर सम्मेलन की बात करें वो संबंधित है आर्द्र भूमि से, किससे, वेटलैंड से। रामसर की करें तो 2 फरवरी कितनी 2 फरवरी 1972 में ईरान के रामसर शहर में एक तरह से रामसर यानी सम्मेलन हुआ था। इसमें कहा गया था कि जो आर्द्र भूमि है उनका संरक्षण करना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है, आपको बताना सत्य नहीं है। तो जैसा कि आप पहला ऑप्शन देख रहे हैं, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जातीय विविधता में वृद्धि होती है, यानी ये हमारा ये है पृथ्वी, ये 0 डिग्री, 0 डिग्री से यानी भूमध्य यानी ध्रुवों की ओर, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जैव विविधता कैसी होती है, कम होती है। ये कैसी दे रही, वृद्धि। तो ये आंसर हो गया, यहाँ पे क्या होगी, कम होती है। तो इसका आंसर यही हो गया और बाकी के सारे सही हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, झीलों में पोषण जो पोषक तत्वों की प्रचुरता कहलाती है। अब झीलों में, झील हो या कोई सी भी वाटर बॉडी हो, मान लो ये कोई वाटर बॉडी है, अगर इसमें कोई पोषक तत्व आ जाएं, जैसे किचन वेस्ट आ गया, सीवेज आ गया, कुछ भी आ गया, तो इसमें क्या है, ये एक तरह से यूट्रोफिकेशन का काम करेगा। क्या, यूट्रोफिकेशन। जो पोषक तत्व आएंगे इनसे एक तो ये नील हरित शैवालों में वृद्धि होगी, और दूसरा जैसे आप एक तरह से जो सीवेज होता है, सीवेज वाला वेस्ट अगर वो आ जाएगा तो उसको एक तरह से अपघटित करने के लिए जो बैक्टीरिया हैं वो ऑक्सीजन की डिमांड यानी ऑक्सीजन की ज़्यादा प्रयोग करेंगे, जिससे क्या है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी वो कम हो जाएगी, यानी इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी। उसकी वजह से और मच्छी मरेंगी, जो मछली हैं या जो जलीय जीव हैं उन पर खतरा मंडराएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, यूट्रोफिकेशन बोलते हैं सारी पूरी प्रोसेस को। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, कौन सी, सर्वाधिक जैव विविधता। तो सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, पौधों एवं पशुओं की सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, वो पाई जाती है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में। अगला क्वेश्चन है, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, वो मनाया जाता है दोस्तों 22 मई को। और विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च को। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था, वो किया था वाल्टर जी रोजन ने। तो इसका आंसर ये हो गया। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी किस शहर में है, वो है जामनगर के, गुजरात में। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों ये आप किसी भी एग्ज़ाम की कर रहे हैं, अगर इसको आप 1-2 बार केस देखेंगे तो आपको ये याद हो जाएगी। एक तरह से आपको बता दूं, चाहे आप वनडे एग्ज़ाम कोई सा भी दे रहे हैं तो इसी में से क्वेश्चन सेम टू सेम आएगा, क्वेश्चन भी नहीं अलग हो सकता। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है जैव विविधता का, तो वो क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वाह। आपको बता दूं जो जैव विविधता है वो 100% फूड मिलता है हमको जैव विविधता से। आगे जैव विविधता सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, वो कहाँ पाई जाती है, शांत घाटी में। क्योंकि शांत घाटी कहाँ पर है, केरल, और केरल कहाँ, यानी पश्चिमी घाट। जैव विविधता को अधिकतम संकट है वो किससे, प्राकृतिक निवास या प्राकृतिक जो वास है उसका एक तरह से विनाश हो रहा है रहने का। आगे बात करें दोस्तों, शांत घाटी अवस्थित है, शांत घाटी कहाँ पर है दोस्तों, केरल में। रेड डेटा बुक का संबंध किससे, रेड डेटा बुक IUCN निकालती है, कौन निकालती है, IUCN ये निकालती है, और इसका संबंध है जो विलुप्त यानी जो विलुप्त के संकट से ग्रस्त जीव जंतुओं से। तो इसका क्या है, जो प्रजाति विलुप्त हो गई हैं तो उनको बताएगी उनकी कंडीशन कैसी है, किस वो संकटग्रस्त है कि नियर थ्रेटेंट है, जो भी है वो बताती है रेड डेटा बुक। इसमें सभी सुंदरबन के बाघ कैसे अच्छे तैराक हैं, ये जो सुंदरबन के बाघ यानी उनकी बात कर रहा है, वो कैसे सभी अच्छे तैराक हैं, नर बच्ची हैं, मछली एवं जलीय जीव भोजी। तो इसका आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जैव विविधता में कमी का कारक है, जो जैव विविधता है उसमें जो कमी का कारण क्या है, पर्यावरण प्रदूषण है,
संसाधनों का अत्यधिक दोहन है। तो इसका आंसर ए और बी हो गया दोस्तों। आगे बात करें दोस्तों, जैव विविधता का हास्य का मुख्य कारण क्या है? तो वो क्या है? आवासीय विनाश। मुख्य, अगर मुख्य की बात करें तो आवासीय विनाश। अब ये बोल रहा है जैव विविधता का नाश का कारण क्या है? तो उसका नाश का कारण क्या है? जीवों के प्राकृतिक वास की कमी, ये भी है, और पर्यावरण प्रदूषण, ये भी है, वनों का नाश, ये भी है। तो इसका हो जाए उपयुक्त सभी। अगर मुख्य पूछेगा तो वो कौन सा है? आवासीय विनाश। आगे बात करें, निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक रूप से वायुमंडल में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है? अभी आगे क्लाइमेट चेंज यानी बायोडाइवर्सिटी के क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। अब है ये यानी क्लाइमेट चेंज। अब ये पूछ रहा है कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो वो कौन सी नहीं है दोस्तों? वो है नाइट्रोजन ऑक्साइड। इसका आंसर ये हो गया। आगे बात करें, संयुक्त राष्ट्र ने दशक 2011 से 2020 के संयुक्त राष्ट्र के निम्नलिखित दशकों के रूप में घोषित किया है। ये किया है दोस्तों जैव विविधता दिवस, जैव विविधता दशक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हरित यानी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो कौन सी नहीं है दोस्तों? आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड है, CFC है, मीथेन है, यानी ये गैस हैं ग्रीन हाउस गैस। आगे दोस्तों चलें, निम्नलिखित में से कौन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो कौन सी नहीं है? ऑक्सीजन नहीं है, और बाकी की सब हैं, मीथेन है, CFC है और कार्बन डाइऑक्साइड है। निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ये पूछ रहा है, नहीं है। तो कौन सी नहीं है? ऑक्सीजन नहीं है, और बाकी की हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, धान के खेतों से उत्पन्न होने वाले गैस जो कि भूमंडलीय तापक्रम में वृद्धि करता है, वो कौन सी है? मीथेन है। धान के खेत से निकलती है, जो एक तरह से जानवर हैं वो जुवाली करते हैं, तो उससे भी निकलती है मीथेन गैस। आगे चलें, निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो कौन सी नहीं? प्रोपेन नहीं है। आगे बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा गैस समूह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है? तो कौन सा देता है? कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। इसका आंसर ये हो गया। आपको दोस्तों ये ग्रीन हाउस गैस जितनी में है वो याद होनी चाहिए। ग्रीन हाउस प्रभाव यानी जो किससे होता है? वो होता है CO2 के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। हरित गृह प्रभाव से वातावरण में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन आता है? तो कौन सा परिवर्तन आता है? वायुमंडल में यानी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ जाती है। तो इसका आंसर ये हो गया। आगे बात करें दोस्तों, भूमंडलीय ऊष्मन की आशंका वायुमंडल में बढ़ती हुई सांद्रता के कारण बढ़ जाती है। तो किसकी? कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका आंसर ये हो गया। निम्न गैसों में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है दोस्तों? निम्न गैसों में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन एक वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी नहीं है? कौन नहीं है? आर्गन गैस उत्तरदायी नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करें, वैश्विक तापन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन सी है? सर्वाधिक उत्तरदायी तो कौन सी है? वो CO2 और मीथेन, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, ये सबसे ज़्यादा वैश्विक तापन के लिए उत्तरदायी हैं, यानी क्लाइमेट चेंज के लिए। हरित गृह प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट मुख्यतः घटित होता है, वो कहाँ पर होता है? वो होता है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित ग्रीन हाउस गैसों में से ऐसी कौन है जिसके द्वारा ट्रोपोस्फीयर में ओजोन प्रदूषण नहीं होता है? यानी ट्रोपोस्फीयर में ओजोन प्रदूषण नहीं होता है दोस्तों। तो इसका आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड। अगले क्वेश्चन की बात करें, पर्यावरण में ग्रीन हाउस इफेक्ट में वृद्धि होती है, वो किसके कारण होती है? वो होती है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। किसके कारण? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। आगे चलते हैं, भूमंडलीय उष्णता के परिणाम स्वरूप, यानी भूमंडलीय उष्ण यानी जो एक तरह से हीट की वजह से क्या होता है? सार्वभौमिक संपर्क अच्छे हो जाते हैं, हिमनद द्रवीभूत होने लगे, समय से पूर्व आम में बौर आने लगे, स्वास्थ्य पर को प्रभाव पड़ा।
तो इसका आंसर है दोस्तों हिमनद द्रवीभूत। ये भी होने लगे, समय से पूर्व आम पर बौर आने लगे, स्वास्थ्य पर कुप्रभाव होने लगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो उसका आंसर कौन सा हो जाएगा, हाइड्रोजन। आगे बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है, कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो कौन सा नहीं है दोस्तों, वो है ऑक्सीजन। दोस्तों कौन सा नहीं है, ऑक्सीजन। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं ढूंढना है, सुमेलित जैसे कार्बन डाइऑक्साइड थर्मल पावर प्लांट से, इसका ये है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये ऑटोमोबाइल से। तो इसका आंसर यही हो जाएगा, बाकी के सब ठीक हैं। नाइट्रस ऑक्साइड ये भी ठीक है, धान के खेत थे। और सल्फर डाइऑक्साइड ये भी ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऑटोमोबाइल से ना निकलते हुए जो एल्युमिनियम के प्लांट होते हैं वहाँ से निकलता है। आगे बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक ताप वृद्धि यानी ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव है? अब ये बता रहा है जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसका प्रभाव है। समुद्र तल का बढ़ना ये भी है, हिमनद का पिघलना ये भी है, बीमारियों का फैलना ये भी है, प्रभाव वृत्ति का व्यंजन होना। तो इसका आंसर ये भी है। तो इसका हो गया ये, वैश्विक तापन की वजह से। जलवायु परिवर्तन का कारण है, जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसका कारण क्या है, ग्रीन हाउस गैसें ये भी है। ओजोन परत का क्षरण, प्रदूषण। तो इसका आंसर सभी हो जाएगा एक तरह से। आगे बात करें दोस्तों, क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है, ये किससे संबंधित है, ये है जलवायु परिवर्तन से दोस्तों। आगे बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन प्रवाल व्यंजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो वो कौन है, वैश्विक तापन। तो इसका आंसर ये हो गया दोस्तों। आगे चलें बात, वैश्विक ऊष्मन के फलस्वरूप निम्नलिखित में से किसकी बारंबारता में प्रचंडता बढ़ जाती है? वो किसकी में? तो इसका हो जाएगा आंसर दोस्तों, यानी सभी चक्रवातों में भी, तूफानों में भी, बवंडरों में भी। यानी वैश्विक ऊष्मन के फलस्वरूप निम्नलिखित में से किसकी बारंबारता या प्रचंडता बढ़ जाती है? तो किसकी, सभी की बढ़ जाती है। गैस जो धान के खेत से उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि कर देती है, वो कौन सी गैस, मीथेन है। कौन सी है दोस्तों, मीथेन। आगे बात करें दोस्तों, निम्नलिखित दशाओं में से कौन वैश्विक तापमान वृद्धि यानी ग्लोबल वार्मिंग को इंगित करती है? नीचे यानी हिमानियों का पिघलना ये भी है, सागर तल में उत्थान ये भी है, मौसमी दिशाओं में परिवर्तन ये भी है, वैश्विक तापमान में वृद्धि ये भी है। तो इसका आंसर ये हो गया। तो दोस्तों ये क्वेश्चन 50 पूरे कंप्लीट हो गए हैं। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इसकी जो पहली क्लास हो चुकी है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दोस्तों इन क्लास को देखें, बार बार देखें। अगर आप एक दो बार देखेंगे तो ये आपको याद हो जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।